Hello students and welcome to Paramount Academy. I am your educator Vaibhav, and in this video we are going to learn class 10th grammar topic subject verb agreement. So without making any further delay, let's get started. Let's begin with the basic question, what is a subject verb agreement? एग्रीमेंट इस वर्ड का मतलब होता है सहमति या कोऑपरेशन। जैसे जनरल लाइफ में दो लोगों के बीच में सहमति होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अच्छे से काम कर पाए। सिमिलरली इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट और वर्ब ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी सेंटेंस के लिए। इन दोनों में एक एग्रीमेंट का होना बहुत ज़रूरी होता है। एग्रीमेंट किस तरह से काम करता है इसके लिए हमें एक एक करके इन रूल्स को समझना पड़ेगा। सो लेट्स वन बाय वन ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच रूल। रूल नंबर 1, सिंगुलर सब्जेक्ट takes a singular verb. Before we start, I want to clear one thing to you. नाउन को जिस तरह से हम प्लूरल बनाने के लिए सफिक्सेस एस, ई एस, आई एस का इस्तेमाल करते हैं, उसके कम्प्लीटली ऑपोजिट अगर किसी वर्ब को प्लूरल बनाना होगा तो उसमें से एस, ई एस, आई एस ये सफिक्सेस को हटाना पड़ता है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर किसी वर्ब के आगे एस, ई एस, आई एस लगा हो तो वर्ब प्लूरल नहीं सिंगुलर है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कार इस नाउन का प्लूरल कार्स होता है, जिस तरह से स्टूडेंट इस नाउन का प्लूरल स्टूडेंट्स होता है, लेकिन इसके ऑपोजिट अगर किसी वर्ब के आगे एस, ई एस, आई एस लगा हो तो वो सिंगुलर है ना कि प्लूरल। फॉर एन एग्जाम्पल, प्लेज एक सिंगुलर वर्ब है, राइट्स एक सिंगुलर वर्ब है, बार्क्स एक सिंगुलर वर्ब है ना कि प्लूरल, क्योंकि वो जिस सब्जेक्ट के साथ मतलब जिस नाउन के साथ इस्तेमाल करे जाएंगे वो हमेशा एक सिंगुलर नाउन ही होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, द बॉय प्लेज क्रिकेट, माई सिस्टर राइट्स नीटली, द डॉग बार्क्स लाउडली। लेकिन इसी के कम्प्लीटली ऑपोजिट, जैसे हमने रूल नंबर बी में लिखा है, प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। अगर इन सब्जेक्ट्स के प्लूरल का इस्तेमाल करा जाएगा तो वर्ब के बाद एस, ई एस, आई एस का इस्तेमाल नहीं करा जाएगा, मतलब ये सफिक्सेस अवॉइड करे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज़ प्ले क्रिकेट, माई सिस्टर्स राइट नीटली, द डॉग्स बार्क लाउडली। ये आपने स्पोकन और रिटन इंग्लिश में बहुत बार एक्सपीरियंस करा होगा। जब भी हम कोई प्लूरल सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब मतलब एस, ई एस, आई एस इन सफिक्सेस के बिना ही वर्ब का इस्तेमाल करा जाता है, राइट। जैसे माई सिस्टर्स एक प्लूरल नाउन है, इसके साथ राइट का इस्तेमाल करा गया है ना कि राइट्स। सो सिंपली आप इतना याद रख सकते हैं, अगर सब्जेक्ट में एस, ई एस, आई एस सफिक्स यूज़ करा होगा तो वर्ब में नहीं करना है, और अगर वर्ब में करा है तो सब्जेक्ट के साथ नहीं करना है। सिंपल एज दैट। नाउ मूविंग टू रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 प्रोनाउंस के लिए स्पेसिफिकली बनाया हुआ है। इनफैक्ट वी कैन से कि प्रोनाउंस में थर्ड पर्सन प्रोनाउंस उसी तरह से एक्ट करेंगे जिस तरह से सिंगुलर नाउन कर रहा था। जैसे नोट में लिखा हुआ है कि ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर्स, मतलब ही, शी, इट या कोई भी वन नेम मतलब सिंगुलर नाउन होगा तो उसके बाद ही एस, ई एस, आई एस का इस्तेमाल करा जाता है। ये यूजुअली सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करा जाता है। टेंस के स्ट्रक्चर्स में अभी अगले वीडियोस में अपलोड करूंगा, उसमें आपको समझ में आएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के दो स्ट्रक्चर होते हैं। एक तो सब्जेक्ट V1 मतलब वर्ब का बेस फॉर्म, और एक और स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट V1 प्लस एस, ई एस, आई एस जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होता है। सो ये रूल आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी काम आएगा और इसी के साथ साथ आपको टेंस में भी वो अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो कीप दिस इन माइंड। जैसे आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले, दे प्ले, बट ही प्लेज, शी प्लेज, सिमिलरली इट प्लेज। सो आप देख सकते कि ही, शी, इट ये सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इनके साथ में एस इस सफिक्स को यूज़ करा गया है। इसी तरह से ई एस और आई एस इन सफिक्सेस को ऐड करा जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द वर्ब। जैसे हमने सिंगुलर प्लूरल नाउन्स में पढ़ा है कि अगर किसी वर्ड का लास्ट वर्ड या लास्ट लेटर अगर वाई होगा और उसके पहले अगर कोई वॉवेल नहीं यूज़ करा गया है तो वाई को ड्रॉप करा जाता है, आई एस यूज़ करा जा सकता है। जैसे फ्लाई, फ्लाइज हो जाएगा, क्राई, क्राइज हो जाएगा।
रेस्पेक्टिवली। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट रूल, वो अलग से समझाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ, राइट। तो सिंपली व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड कि इफ़ देयर इज़ अ थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट और एनी सिंगुलर नाउन, तो हमको सफिक्सेस एस ई एस आई एस ऐड करने हैं। मूविंग टू रूल नंबर 3, द वर्ब एग्रीज विद द मेन सब्जेक्ट नॉट विद द वर्ड्स बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। अब बहुत बार हमारे सब्जेक्ट के साथ में कुछ एडिशनल फ्रेजेस का इस्तेमाल करा जाता है जो काफ़ी बार कंजंक्शंस की तरह भी एक्ट कर रहे होते। इस वक्त हमें इन फ्रेजेस को कम्प्लीटली इग्नोर करना है और हमारे सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। ये फ्रेजेस सिर्फ और सिर्फ एक नॉमिनेटिव का काम कर रहे होते या फिर अदर पर्पसेस जस्ट लाइक कंजंक्शंस का काम कर रहे होते, तो उन्हें सब्जेक्ट का इंटीग्रल पार्ट समझना नहीं है। इंस्टेड उन्हें इग्नोर करके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का चयन करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज इज़ एक्सेलेंट। इसमें हमें फ्रेज ऑफ द मैंगोज नज़र आ रहा है, सो वी माइट टेंड कि वर्ब के पहले मैंगोज जो वर्ड यूज़ करा जा रहा है वो प्लूरल है, तो हमें लग सकता है कि इसके साथ में एक प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करा जाना चाहिए जो कि आर है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम मैंगोज के बारे में बात नहीं कर रहे, इंस्टेड हम मैंगोज की क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। क्वालिटी इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन और वो सिंगुलर ही ट्रीट करा जाता है, तो हमें फोकस करना पड़ेगा सब्जेक्ट क्वालिटी पे जो कि सिंगुलर है, तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब इज़ ही यूज़ करा जाएगा, ना कि आर। एग्जाम्पल के लिए, द टीचर अलॉन्ग विथ द स्टूडेंट्स इज़ प्रेजेंट, तो टीचर स्टूडेंट्स के साथ प्रेजेंट है ये कहा जा रहा है, लेकिन अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स ये सिर्फ एक एडिशनल फ्रेज है। उसके साथ में हमें सिर्फ द टीचर के ऊपर फोकस करना है, दैट इज़ द मेन सब्जेक्ट। सो इग्नोर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स एंड अग्री योर वर्ब विद द सब्जेक्ट टीचर। क्योंकि टीचर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वी हैव टू टेक अ सिंगुलर वर्ब इज़ हियर। तो ब्लू में आपको हाईलाइट करा हुआ वर्ब इज़ सिंगुलर नज़र आ रहा होगा जो कि एग्री करता है सब्जेक्ट टीचर के साथ। जैसे राम एज वेल एज हिज ब्रदर्स, अगेन एज वेल एज हिज ब्रदर्स, इन दिस वर्ड यू कैन सी ब्रदर्स इज़ प्लूरल, लेकिन प्लूरल के साथ में हमें एग्री करवाना है ही नहीं। वी हैव टू फोकस ऑन आवर सब्जेक्ट विच इज़ राम। तो राम is a singular third person noun which will agree with is and not are. So keep these phrases which are given in bold so that you can identify them and accordingly use the verbs which agree with the subject and not with these phrases which should be ignored. Of, with, along with, together with, as well as, accompanied by, including and so on. ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। Now let's move to rule number 4. Subjects joined by and take a plural verb. When two or more different subjects are joined by and, use a plural verb. जब and का इस्तेमाल दो सब्जेक्ट्स को या इंस्टेड वी कैन से कि दो नाउन्स को ज्वाइन करने के लिए करा होगा, अगर वो नाउन्स डिफरेंट है, मतलब वो दोनों के दोनों नाउन्स डिफरेंट आइडियाज़ को इंडिकेट कर रहे हैं, तब एंड के साथ में एक प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि एंड एक इंक्लूसिव कंजंक्शन है। सो वो दो डिफरेंट आइडियाज़ या दो डिफरेंट थिंग्स को ज्वाइन करने वाला वर्ड एंड उन दोनों को प्लूरल बना देता है। तो ऑफ कोर्स प्लूरल के साथ में हमें एक प्लूरल वर्ब ही यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, तो राम एक बॉय है, श्याम एक बॉय है, उन दोनों को हमें प्लूरल कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि एंड से ज्वाइन करा है। सो प्लूरल वर्ब आर का इस्तेमाल करा जाएगा। जस्ट लाइक टी एंड कॉफ़ी आर अवेलेबल, टी और कॉफ़ी अवेलेबल है, तो टी एंड कॉफ़ी ये दो अलग अलग डिफरेंट क्वालिटी या वी कैन से डिफरेंट यूनिट्स की तरह एक्ट कर रहे हुए नाउन्स है, तो वी हैव टू टेक अ प्लूरल वर्ब आर। बट रूल नंबर 5 कहता है कि अगर एंड दो ऐसी चीज़ों को या ऐसे पर्सन्स को या थिंग्स को या किसी भी तरह के नाउन्स को ज्वाइन करने के लिए यूज़ करा जा रहा है जो एक ही आइडिया को इंडिकेट कर रहा है, अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली, ऑल्दो वो दो चीज़ें अलग अलग है, लेकिन वो जिस आइडिया को कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक ही है। वो लिटरल मीनिंग हमको लेना नहीं है, उससे वो कहना क्या चाह रहा है उसको समझना है। फॉर एन एग्जाम्पल, माई फ्रेंड एंड गाइड हैज़ अराइव्ड एंड नॉट हैव अराइव्ड, हमने यहाँ पर हैव का इस्तेमाल नहीं करा जो कि प्लूरल में यूज़ होगा, हैज़ यूज़ कर रहे हैं। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मेरा फ्रेंड और गाइड ये दोनों पर्सन एक ही है। मैं अपने ही फ्रेंड को बोल रहा हूँ कि वो मेरा फ्रेंड भी है और वही मेरा गाइड भी है।
सो क्योंकि ये पूरा फ्रेज एक ही पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, एक ही आइडिया को कन्वे करने के लिए कोशिश कर रहा है, सो वी यूज अ सिंगुलर वर्ब एंड नॉट अ प्लूरल वर्ब विच इज हैज़. The principal and secretary has resigned. Again same thing you can say. The principal and secretary. Principal भी वही person है और secretary भी वही person है. So क्योंकि we are talking about a person who holds both the posts, right? So here we indicate one entity. So we have to use a singular verb here. Similarly, bread and butter is my favorite breakfast. So bread and butter ये दो अलग अलग एंटिटीज़ नहीं है यहाँ पर, उसको एक मील की तरह, एक वक्त के खाने की तरह ट्रीट करा जा रहा है. तो वी डोंट राइट इट एज प्लूरल, वी हैव टू राइट इट एज सिंगुलर ओनली. जैसे फिश एंड चिप्स इज़ अ पॉपुलर डिश, जैसे डिश बोला भी गया है लास्ट में. सो फिश एंड चिप्स ये अलग अलग एंटिटी के तौर पे नहीं बोले जा रहे हैं, इनको इंस्टेड ये साथ में ही खाए जाते हैं क्योंकि ये एक डिश है. तो वी आर कंसिडरिंग देम टू बी वन यूनिट एंड अकॉर्डिंग टू इट वी हैव टू यूज अ सिंगुलर वर्ब विच इज़ इज एंड नॉट आर. सिमिलरली अगर कोई दो आइडियाज़ होंगे, जैसे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो स्लो एंड स्टडी ये अलग अलग चीज़ों को नहीं बोल रहा है वो, ही मीन्स बाय द सेम थिंग कि स्लो और साथ ही साथ जो स्टडी होगा, स्थिर होगा, विच इज़ एक ही साथ होनी चाहिए दोनों चीज़ें, तो वो पर्सन विन कर जाएगा रेस. तो दैट इज़ वाई वी हैव यूज्ड अ सिंगुलर वर्ब विंस एंड नॉट विन. Now let's move to rule number 6. Subjects joined by and referring to different persons or thing take plural verb. तो ये हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं. Again let us try to remind it again. रिकॉल करेंगे. Examples: bread and butter are sold separately. Just previous एग्जाम में हमने bread and butter को देखा था, वो क्योंकि एक ही चीज़ को इंडिकेट कर रहे थे तो वी टुक अ सिंगुलर वर्ब इज़. बट हियर यू कैन सी ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड सेपरेटली, मतलब ब्रेड एक अलग एंटिटी के तौर पे और बटर एक अलग एंटिटी के तौर पे ट्रीट करा जा रहा है, इसलिए सेपरेटली वी कैन सी ऑल्सो लास्ट वर्ड यूज़ भी करा गया. सो हियर वी आर यूजिंग द वर्ब आर जो कि प्लूरल है क्योंकि वो अलग अलग चीज़ों को इंडिकेट कर रहे हैं. सो वी यूज़ अ प्लूरल वर्ब. फॉर एग्जाम्पल हिज सेक्रेटरी एंड हिज टाइपिस्ट आर ऑन लीव. तो व्हाट इट मीन्स हियर, हिज सेक्रेटरी मतलब वो एक अलग पर्सन है और उसका टाइपिस्ट वो भी अलग पर्सन है, तो वो दोनों लीव पे है, इसीलिए हम आर का इस्तेमाल कर रहे हैं. तो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड. ये चीज़ आपको अच्छे से प्रोसेस करना होगा कि अगर आर दिया हुआ है तो इसका मतलब वो दो अलग अलग पर्सन है. इफ़ यू आर गेटिंग इट, अगर सिंपली इतना लिखा होता कि हिज सेक्रेटरी एंड टाइपिस्ट इज़ ऑन अ लीव, तो उसका मतलब क्या होता कि वो एक ही पर्सन है, राइट. सो लुक एट नेक्स्ट वन. अ शर्ट एंड अ टाई आर लाइंग ऑन द बेड. डिफरेंट एंटिटी को इंडिकेट कर रहा है, एक शर्ट है और एक टाई है ऐसा बोल रहा है, वो एक यूनिट की तरह नहीं बोला जा रहा है. अगर ईज बोला होता तो उसको एक ड्रेस कोड की तरह या अटायर की तरह ट्रीट कर रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं बोल रहा है, राइट. ही मीन्स बाय कि शर्ट डिफरेंट एंड टाई डिफरेंट. सो व्हेन वी आर जॉइनिंग टू वर्ड्स विच इंडिकेट टू डिफरेंट आइडियाज या सेपरेट आइडियाज, एट दैट टाइम वी आर सपोज टू यूज अ प्लूरल वर्ब एंड नॉट अ सिंगुलर वर्ब. नाउ सी रूल नंबर 7. Subjects joined by or, nor, either, or, neither, nor, not only but also. The verb agrees with the subject nearest to it. ये आपको बहुत अच्छे से पता है. While I was teaching you conjunctions at that time, you know, we had a type called as correlative conjunctions. साथ ही साथ हमारे पास coordinating conjunctions भी थे. At that time we saw कि और nor का इस्तेमाल usually जब हमें चॉइस प्रोवाइड करना होता है तब करा जाता है. नॉर का इस्तेमाल नेगेटिव चॉइस के लिए करा जाता है. आइदर और अगर हम सिर्फ दो ही चीज़ों के बारे में बात करें, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो. सिमिलरली अगर दो ही चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ये सारी चीज़ों का पर्पज़ होता है चॉइस प्रोवाइड करना, इफ़ यू ऑल नो, राइट. तो इमेजिन इफ़ द चॉइस गिवन इज़ फॉर टू सिंगुलर थिंग्स, अगर दोनों सिंगुलर होंगे सो अनडाउटेडली जो सिंगुलर वर्ब होगा वही यूज़ करा जाएगा. अगर चॉइस प्रोवाइड करी होगी वो दोनों प्लूरल नाउन्स है तो अनडाउटेडली दोनों प्लूरल नाउन्स के कारण प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल करा जाएगा. लेकिन अगर एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है तो इन दैट वी हैव टू थिंक वेरी केयरफुली. अगर एक सिंगुलर एक प्लूरल होगा तो द वन विच इज़ क्लोजेस्ट टू द वर्ब, मतलब वर्ब के सबसे पास में जो होगा, मतलब वर्ब से जो जब एकदम पहले आ रहा होगा उसी सब्जेक्ट से एग्री करवाना है. अगर वो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा और अगर वो प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब लगेगा. एग्जाम्पल्स: आइदर राम और हिज ब्रदर्स. क्योंकि ब्रदर्स एक प्लूरल नाउन है तो आर लिखा जा रहा है ना कि इज़.
तो आइदर राम और हिज ब्रदर्स आर कमिंग, अगर ब्रदर लिखा होता तो इज होता। जैसे आइदर द बॉयज और राम इज कमिंग नाउ, क्योंकि राम लिखा है थर्ड पर्सन सिंगुलर, इज का इस्तेमाल करा गया। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, अगेन यू कैन सी स्टूडेंट्स प्लूरल है तो वर का इस्तेमाल करा गया ना कि वॉज का। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द प्रिंसिपल वॉज एब्सेंट, प्रिंसिपल सिंगुलर नाउन है तो वॉज का इस्तेमाल करा जा रहा है। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पहले कौन सा वर्ड है सिंगुलर या प्लूरल इन द सब्जेक्ट वो देखा नहीं जाना चाहिए। अगर और नॉर आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो इस तरह से किसी चॉइस प्रोवाइड करने वाले कंजंक्शन का यूज़ करा जा रहा है तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि यू मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू द वर्ब। रूल नंबर 8, ईच एवरी आइदर नाइदर टेक अ सिंगुलर वर्ब। जब ईच एवरी नाइदर आइदर इन सब एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करा जा रहा है, now keep this thing in mind. While I was teaching you adjective, we have gone through one of the kind of the adjective, if you remember, distributives. तो उनमें आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि जब हम एक से ज़्यादा चीज़ों को इंडिविजुअली ट्रीट कर रहे हैं, इंडिविजुअली रेफ़र कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर इनमें से किसी भी डिस्ट्रीब्यूटिव्स का इस्तेमाल करा जाए, क्योंकि यू ऑलरेडी नो कि डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या, एक से ज़्यादा तो है वो ऑफ कोर्स, बट वी डोंट ट्रीट देम कलेक्टिवली, हम उसको इंडिविजुअली बोल रहे थे। जैसे ईच का मतलब होता है प्रति एक या प्रत्येक, राइट। सो प्रति एक पर्टिकुलर थिंग को ही रेफर कर रहे हैं, सो वो सिंगुलर ट्रीट करा जाना चाहिए ना कि प्लूरल, राइट। सो ईच स्टूडेंट हैज़ अ नोटबुक एंड नॉट हैव अ नोटबुक, हैज़ बोलना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए। जैसे एवरी चाइल्ड इज़ हैप्पी, आइदर आंसर इज करेक्ट, दोनों में से एक आंसर करेक्ट है। नाइदर बॉय वॉज प्रेजेंट, मतलब दोनों में से एक भी लड़का प्रेजेंट नहीं था, तो हम एक को ही रेफर कर रहे हैं ना। जैसे ईच स्टूडेंट बोला जा रहा है तो उनमें से हर एक स्टूडेंट की बात करी जा रही है। जैसे हम ईच स्टूडेंट बोल रहे हैं तो उनमें से हर एक स्टूडेंट की बात करी जा रही है, राइट। ईच स्टूडेंट हैज़ अ नोटबुक का मतलब क्या है, हर एक स्टूडेंट के पास नोटबुक है, तो एक रेफरिंग टू अ सिंगल अमंग ऑल ऑफ देम, तो सबकी बात करी जा रही है लेकिन इंडिविजुअली करी जा रही है, तो वी हैव टू टेक अ सिंगुलर वर्ब एंड नॉट अ प्लूरल वर्ब। ऑल्सो ईच ऑफ द बॉयज हैज़ अ बाइसिकल, एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट। यू कैन सी अगेन सेम थिंग इज हैपनिंग, पहले डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव था, अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है। So already we have gone through all these things, but if you feel that I should upload one of the videos on pronouns as well as the adjectives, just leave a comment below in the comment section. I will make a video on that as well. Now rule number 9, every or each before two subjects joined by and takes a singular verb. तो ऑलरेडी हमने एंड का रूल कंप्लीट कर लिया है, बट रिमेंबर दिस थिंग इन योर माइंड, हम अगर इन एंड से ज्वाइन करे हुए सब्जेक्ट्स को एवरी या ईच इनमें से किसी एक एडजेक्टिव से ज्वाइन कर रहे होंगे तो स्टिल इट मीन्स द सेम थिंग, यही मतलब होता है उस चीज़ का, प्रति एक या प्रत्येक या हर एक, राइट। तो ऑल्दो एंड का इस्तेमाल करा जा रहा है बट इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज एट ऑल। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल हैज़ पार्टिसिपेटेड, हर एक लड़का और हर एक लड़की पार्टिसिपेट करी है, सो हर एक तो बोल ही रहे हैं हम, राइट। सो वी मीन बाय देम इंडिविजुअली, ऑल्दो हम सबकी बात कर रहे हैं तो हम इंडिविजुअली ही बात कर रहे हैं, तो स्टिल वी आर ट्रीटिंग देम एज वन यूनिट, सो हमें सिंगुलर वर्ब लेना पड़ेगा ना कि प्लूरल। ईच स्टूडेंट एंड ईच टीचर वॉज इन्वाइटेड, तो हर एक स्टूडेंट और हर एक टीचर को इनवाइट करा गया था, तो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। ऑल्दो एंड से ज्वाइन करा भी होगा लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटिव्स का इस्तेमाल करा जा रहा है सो यू विल हैव टू टेक अ सिंगुलर वर्ब ओनली। मूविंग टू रूल नंबर 10, कलेक्टिव नाउन्स। ऑलरेडी वी ऑल नो कलेक्टिव नाउन होता क्या है, ग्रुप ऑफ थिंग्स, पर्सन एट्सेट्रा, इसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। वी वोंट गो इनटू दैट अगेन, बट रिमेंबर दिस थिंग, कलेक्टिव नाउन्स ऑल्दो उसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी, स्टिल इट इज़ अ सिंगुलर नाउन ओनली। कीप दिस थिंग इन योर माइंड, टीम इज़ अ कलेक्टिव नाउन बट इट इज़ अ सिंगुलर नाउन ओनली, वो प्लूरल नहीं है, ठीक है। टीम्स प्लूरल है, इफ़ यू आर गेटिंग इट। आर्मी ये एक सिंगुलर नाउन है, ऑल्दो आर्मी के अंदर एक से ज़्यादा सोल्जर्स होंगे लेकिन आर्मी एक सिंगुलर नाउन ही है, राइट। आर्मीज़ एक प्लूरल नाउन है, आर्मी एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, आर्मीज़ ग्रुप्स ऑफ सोल्जर, मतलब सोल्जर्स के बहुत सारे ग्रुप। सो जब कोई कलेक्टिव नाउन को यूज़ करा जा रहा होगा
then we have to consider it as singular only. For example, the team is winning the match. The team are winning the match नहीं बोला जाएगा. टीम एक ही है, प्लेयर उसमें भले एक से ज़्यादा होंगे, बट उसको हमें एक सिंगुलर की तरह ट्रीट करना है अगर वो एक यूनिट की तरह बोला जा रहा है. द कमिटी हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोजल. जैसे कमिटी ने प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है, तो कमिटी एक ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे ऑफिशियल्स होंगे, राइट. तो क्योंकि एक यूनिट की तरह एक्ट कर रहा है, इसमें जो काम हो रहा है वो पूरी ग्रुप के द्वारा करा जा रहा है, राइट. सो इसको हम एक सिंगुलर की तरह ही ट्रीट करेंगे. जैसे द फैमिली लिव्स इन मुंबई, पूरा परिवार मुंबई में रहता है, परिवार है, राइट. ग्रुप ऑफ बहुत सारे मेंबर्स होगा, लेकिन वो एक ही यूनिट है, तो वी राइट अ सिंगुलर वर्ब इन फ्रंट ऑफ इट. फैमिली एक सिंगुलर नाउन और लिव्स एक सिंगुलर वर्ब. बट व्हेन द मेंबर्स एक्ट सेपरेटली देन टेक अ प्लूरल वर्ब. अगर मेंबर्स सेपरेटली काम कर रहे हैं, ऑल्दो वो ग्रुप है, लेकिन उसमें के मेंबर्स एक जैसे काम नहीं कर रहे, या फिर वो कलेक्टिवली वो काम को परफॉर्म नहीं कर रहे, वो इंडिविजुअली वर्क कर रहे, एक तो या तो एक दूसरे के ऑपोजिट हो सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकते हैं, लेकिन वो एक साथ मिलके उस एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहे. एग्जाम्पल देखो, द टीम आर आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्व्स. टीम आपस में लड़ रही है, तो इसमें एक टीम आपस में मतलब खुद को थोड़ी मार सकती है. इससे क्या बोलना चाह रहे वो, टीम के प्लेयर्स आपस में लड़ रहे हैं, राइट. सो बिकॉज वी नीड 2 or more people to fight among themselves या argue among themselves. तो इसमें जो काम हो रहा है वो सबका एक साथ मिलके नहीं हो रहा है. दे आर नॉट वर्किंग कलेक्टिवली, इंस्टेड दे आर वर्किंग सेपरेटली अगेंस्ट ईच अदर. सो वी यूज प्लूरल वर्ब आर एंड नॉट अ सिंगुलर वर्ब इज. जैसे सेकंड वन, द कमिटी हैव डिफरेंट ओपिनियंस. कमिटी के अलग अलग ओपिनियंस है. यहाँ पर हम कलेक्टिव नाउन कमिटी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इससे मतलब क्या निकल रहा है, मतलब ये है कि कमिटी के जो अलग अलग ऑफिशियल्स हैं उन सब के ओपिनियंस अलग अलग है, राइट. उनका ओपिनियन एक नहीं है. तो क्योंकि कमिटी के मेंबर्स डिफरेंटली एक्ट कर रहे हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन एक प्लूरल की तरह एक्ट कर रहे हैं. जैसे द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर डिसीजंस. जूरी का मतलब पता ही होगा सबको, जजेस की जो बेंच होती है उसको जूरी बोला जाता है, तो ग्रुप ऑफ जजेस. तो क्योंकि जजेस जो है या जूरी जो है वो अपने डिसीजन में डिवाइडेड है, इसका मतलब है कि उनके डिसीजन सिमिलर नहीं है. कोई कुछ बोल रहा है मतलब, या कोई फेवर में होगा तो कोई अगेंस्ट में है, तो इस तरह से उनके डिसीजंस में डिफरेंस है, डिवाइडेड है वो. सो क्योंकि मेंबर्स जो है वो एक साथ मिलके कलेक्टिवली काम नहीं कर रहे होंगे, तो दे शुड बी ट्रीटेड एज प्लूरल. सो एक से ज़्यादा हो गए आप तो सेपरेटली ट्रीटेड होंगे, एंड क्योंकि सेपरेट होंगे तो दे बिकम प्लूरल ऑटोमेटिकली, एंड दैट इज़ वाई वी हैव टू यूज़ अ प्लूरल वर्ब. हियर वी हैव यूज्ड आर एंड हैव विच आर प्लूरल वर्ब्स. अगर एक्शन वर्ब भी होगा तो उसका प्लूरल फॉर्म ही यूज़ करना पड़ेगा. इसका मतलब एस ई एस आई एस यूज़ करना नहीं है एज अ सफिक्स. इफ़ यू अंडरस्टूड. इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट पर्सनली आस्क मी, आई विल सॉल्व ऑल योर क्वेरीज, but I hope that all the doubts are clear in this portion. Next, rule number 11, titles, subjects and names take singular verb. अब टाइटल्स होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, नेम्स होते हैं बहुत सारी चीज़ों के. वो बुक्स हो सकते हैं, वो चैप्टर्स हो सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, वो लिटरेचर हो सकता है, वो मैन्युस्क्रिप्ट्स हो सकती है, सब्जेक्ट्स हो सकते हैं. उन सारी चीज़ों के नाम जो है वो ऑल्दो दिखने में प्लूरल दिखते होंगे, लेकिन वो एक्चुअली एक ही चीज़ का नाम है, तो उसको सिंगुलर ट्रीट करना पड़ेगा. और सिंगुलर ट्रीट करेंगे तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, द रामायण इज़ एन इपिक. तो रामायण तो सबको पता ही है, जो रामायण है हमारी एक एंशिएंट स्क्रिप्चर है, एक बुक है. तो क्योंकि वो एक बुक का नाम है तो उसे सिंगुलर ट्रीट करा जाना चाहिए, और उसके सिंगुलर ट्रीट करने का मतलब होगा कि उसके साथ में सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करा जाएगा. तो सिंगुलर वर्ब इज़ यूज़ करा जा रहा है, ना कि आर. एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट. मैथमेटिक्स लास्ट में एस यूज़ करा जा रहा है, इसमें सफिक्स. तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैथमेटिक्स प्लूरल हो गया, राइट. मैथमेटिक्स इज़ अ सिंगुलर, एक ही सब्जेक्ट का नाम है वो, तो यू हैव टू ट्रीट इट एज अ सिंगुलर नाउन, एंड उसके साथ में एक सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करा जाएगा. तो मैथमेटिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं. Physics is difficult. Similarly, just like mathematics, physics is also a single subject or discipline. So is will be used, not are. The Times of India is widely read. Times ये देखकर आपके मन में ऐसा लग सकता है कि ये एक प्लूरल नाउन है, बट इन फैक्ट द टाइम्स ऑफ इंडिया, इफ़ यू ऑल नो, एक न्यूज़पेपर का नाम है, बहुत ही फेमस वेल नोन न्यूज़पेपर है इंडिया का. So because it is the name of a newspaper, we consider it to be singular and use a singular verb is here. Next one, time, money, distance, weight and measurements.
दे ऑल टेक सिंगुलर वर्ब। अगर टाइम, मनी, डिस्टेंस, वेट या मेजरमेंट, इन सारी चीज़ों को अगर रेफ़र कर रहे होंगे, ऑल्दो वो एक से ज़्यादा या फिर हम कह सकते हैं कि ज़्यादा नंबर्स में उसको लिखा भी जा रहा होगा, तो भी वो यूनिट्स है। दिस कीप थिंग इन योर माइंड। 10 अगर लिखा जा रहा है तो वो मैग्नीट्यूड है। किसका मैग्नीट्यूड है? वो किलोमीटर्स का, जो कि यूनिट है उसको इंडिकेट करने के लिए यूज़ करा जा रहा है। सो ऑलरेडी उसको हमने नंबर्स में इंडिकेट कर दिया है। वी नीड नॉट यूज़ अ प्लूरल वर्ब विद इट। तो टाइम हो, मनी हो, डिस्टेंस हो, वेट हो, मेजर हो, मतलब हर एक चीज़ जिसके साथ एक यूनिट लगता होगा तो हमको उसके साथ में सिंगुलर वर्ब भी यूज़ करना है। वी डोंट हैव टू यूज़ प्लूरल वर्ब। फॉर एन एग्जाम्पल 10 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो इज़ यूज़ करा जाना चाहिए, आर यूज़ नहीं करा जाएगा। जैसे 5 ईयर्स इज़ अ लॉन्ग टाइम, ईयर्स यूनिट यूज़ कर लिया है तो वी डोंट यूज़ आर हियर, इज़ यूज़ करना चाहिए। जैसे 1 लाख, लाख इज़ अ यूनिट फॉर मनी, तो 1 लाख रुपीज़ इज़ इनफ, राइट? इज़ लिखा जाएगा, आर नहीं लिखा जाएगा। तो we many a times while in spoken English, while we are writing in English, so we instinctively tend to write are or maybe take any of the plural verb, which is wrong. हमें याद रखना चाहिए अगर हम टाइम, मनी, डिस्टेंस, वेट, मेजरमेंट किसी भी चीज़ की यूनिट के साथ यूज़ करा जा रहा है तो उसके साथ में हमें सिंगुलर वर्ब यूज़ करना चाहिए, ना कि कोई प्लूरल वर्ब। Then plural looking nouns with singular meaning. Recently just a moment ago we have seen physics, mathematics, ये एग्जाम्पल हमने देखी थे। बहुत सारे नाउन ऐसे होते हैं दिखने में वो प्लूरल दिखते हैं बिकॉज ऑफ दियर स्पेलिंग्स, बट एक्चुअली दे आर नॉट प्लूरल, दे आर सिंगुलर ओनली। वो सिंगुलर ही है। जैसे लाइक न्यूज़, न्यूज़ का मतलब होता है खबर, तो न्यूज़ ये वर्ड अपने आप में सिंगुलर ही है, बट बिकॉज ऑफ द सफिक्स एस एट द एंड इट सीम्स टू बी प्लूरल, सो वी नीड नॉट यूज़ अ वर्ब विच इज़ प्लूरल, इंस्टेड हमको एक सिंगुलर वर्ब यूज़ करना चाहिए। तो न्यूज़ इज़ गुड, न्यूज़ आर गुड बोलना गलत होगा। जैसे मैथमेटिक्स इज़ इंटरेस्टिंग, मैथमेटिक्स आर इंटरेस्टिंग बोला नहीं जाएगा क्योंकि मैथमेटिक्स एक डिसिप्लिन है ना, एक ही सब्जेक्ट है। वी यूज़ इज़ नॉट आर। जैसे फिजिक्स इज़ डिफ़िकल्ट, इकोनॉमिक्स इज़ यूजफुल, नॉट आर। सो यू हैव टू कीप दीज थिंग इन माइंड। नाउ रूल नंबर 14, अ नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। अगर किसी भी सब्जेक्ट में अ नंबर ऑफ फ्रेज के साथ में कोई प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करा गया होगा तो उसके साथ में प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट है। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसका मतलब यही है। बट द नंबर ऑफ प्लूरल, मतलब द नंबर ऑफ इस फ्रेज के साथ में प्लूरल नाउन का यूज़ करा जा रहा होगा तो सिंगुलर वर्ब लेना है। अब इसका मतलब बहुत अच्छे से समझना, दिस इज़ ए लिटिल ट्रिकी थिंग। जब द नंबर ऑफ प्लूरल या फिर द नंबर ऑफ और उसके साथ में प्लूरल नाउन का यूज़ करा जा रहा है तो द नंबर इस वर्ड का मतलब लिटरल वो नंबर है, 25, 26, 38 व्हाटएवर जो नंबर होगा उसमें वो है, ठीक है। लेकिन अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोला जा रहा होगा तो वो बस क्या होगा, दैट सिंपली मीन्स कि बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे जो भी होगा वो नाउन, स्टूडेंट्स, बुक्स जो भी है। जैसे अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एब्सेंट है या प्रेजेंट है। लेकिन जब द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ इंक्रीजिंग ये बोला जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स का नंबर मतलब संख्या ये बढ़ रही है, तो नंबर सिंगुलर ही है। इफ़ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। थोड़ी ट्रिकी चीज़ है, आई माइट बी अ लिटिल बिट नॉट एबल टू एक्सप्लेन यू, या हो सकता है कि आपको समझ में नहीं भी आ रहा होगा, बट थिंक अबाउट इट। मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ इसको रिपीटेड स्केल पे बस इस चीज़ को लूप करके देखना, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन बाय इट। द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैज़ फॉलन, तो इसका मतलब क्या है, एक्सीडेंट्स का जो नंबर था, मतलब जितनी संख्या में एक्सीडेंट्स पहले हुआ करते थे वो नंबर गिर रहा है अभी। सो हियर इट शुड बी ट्रीटेड सिंगुलर ओनली। वो नंबर जो है वो लिटरल नंबर, जो भी नंबर होगा एक्सीडेंट्स का, पहले 35 होते होंगे, 89 होते होंगे, जो भी रैंडम नंबर आई एम टेकिंग, सो वो नंबर अभी गिर रहा है। सो नंबर हियर इज़ अ मैथमेटिकल नंबर दैट वी मीन बाय दिस। लेकिन जब हम अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोल रहे होंगे तो उससे मतलब ये निकलता है कि बहुत सारे, if you are understanding. So even if you are not understanding now, just keep playing this on loop and you'll understand it better. And our last rule now, one of प्लस प्लूरल नाउन। अगर वन ऑफ इस फ्रेज के साथ में कोई प्लूरल नाउन का यूज़ करा जा रहा होगा तो यू हैव टू टेक सिंपली सिंगुलर वर्ब, सिंपल एज दैट। वन ऑफ, ये फ्रेज एक की बात कर रहा है कि उनमें से किसी एक की, क्योंकि हम एक को रेफर कर रहे हैं तो एक ही मतलब सिंगुलर ही वर्ब यूज़ करा जाना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए वन ऑफ द बॉय या वन ऑफ द बॉयज़ इज़ एब्सेंट, मतलब बॉयज़ में से कोई एक एब्सेंट है,
right? So we are referring to only one. So this means we should take a singular subject and take a singular verb along with it. For example, one of my friends lives in Pune. मतलब मेरे friends में से एक पुणे में रहता है. Simple as that. So because we are referring to one, so you have to take a singular verb. So with that we have completed our topic subject verb agreement. I hope you have understood everything. Even after this, if you have any doubts, you can just DM me on my personal number, and if still the doubt persists, I will visit the coaching institute and clear all your doubts. With that said, for today I take your leave. Bye bye.